Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with school organization and management, जिसकी कुछ वीडियोस हम पहले देख चुके हैं और आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियोस पसंद आई होंगी और आप देख रहे होंगे। अगर आपको लास्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना मिली हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियोस निकाल सकते हैं। उसके अंदर सब्जेक्ट का पूरा नाम और पूरी डिटेल लिखी हुई है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से सब्जेक्ट की वीडियो है और आप उसको देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट का टाइटल है बीएड फर्स्ट ईयर वीडियोस, तो आप उसके अंदर जाके अपनी वीडियोस देख सकते हैं। इस सब्जेक्ट की भी और अदर सब्जेक्ट की भी मैंने सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं प्लेलिस्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक, जिसका टाइटल है एक संगठन के रूप में स्कूल। जो स्कूल है वो एक संगठन के रूप में कैसे है, तो इसको हम इसके अंदर देखेंगे और इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा इसमें रेडी हो जाएगा और आप अगर ये नोट्स कहीं भी लिखते हैं तो आपको इससे ज़्यादा और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें लगभग सारे पॉइंट्स ही इंक्लूड कर रखे हैं। और अगर आपको लगे कि इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हटा के और आपको कोई नए पॉइंट्स ऐड करने हैं तो ये भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, स्कूल का अर्थ क्या है। तो स्कूल का अर्थ, वैसे तो हमें पता है कि स्कूल का अर्थ क्या है, लेकिन एक जो कंटेंट लिखते हैं उसमें जिस लैंग्वेज का यूज करना चाहिए उस हिसाब से हमने इसको लिखा है। और आगे देखते हैं इसमें। स्कूल एक ऐसा मंदिर है, स्कूल जो है एक ऐसा मंदिर है, टेम्पल है, जहाँ जाति, रंग, धर्म आदि के भेदभाव के बिना सभी विद्यार्थी एक ही छत के नीचे, एक ही फर्श या दरी या डेस्क पर बैठकर एक ही अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये एक लघु समाज है, शिक्षा प्राप्त करने का स्थान है। यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो स्कूल है वो क्या है, एक प्रकार का मंदिर है, जहाँ अगर किसी भी जाति का पर्सन हो, किसी भी जाति का स्टूडेंट या बालक हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए आपस में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ना ही कोई टीचर भेदभाव करेगा, ना ही कोई वहाँ के अध्यापक, किसी भी प्रकार के जो प्रधानाध्यापक होते हैं या कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ है या कोई भी है, स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव उनकी कक्षा में नहीं होता। सबको एक ही प्रकार से पढ़ाया जाता है, सबके लिए एक ही कक्षा है, सबके लिए एक ही तरीके का डेस्क यूज किया जाता है, सबके लिए एक ही प्रकार की फैसिलिटीज हैं, एक ही प्रकार के टीचर हैं, सबको एक साथ एक ही ढंग से पढ़ाया जाता है, एक ही जो सब्जेक्ट का एक टीचिंग का मेथड होता है उसके जरिए। आगे है इसके अंदर, यह एक लघु समाज है। मतलब जो एक विद्यार्थी होता है वो सबसे पहले आफ्टर बर्थ, अपने बॉर्न के बाद यानी जन्म के बाद अपने घर से सीखता है सब कुछ। उसके बाद उसका समाज होता है और नेक्स्ट उसका वो अपने स्कूल में जाना शुरू करता है। तो सबसे पहले तो उसको हर चीज़ें सिखाने के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं, देन टीचर्स होते हैं। टीचर्स के बाद आपका समाज आ जाता है कि समाज से वो क्या क्या सीख रहा है, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। तो एक जो विद्यालय है वो भी एक लघु समाज है, एक छोटे रूप का समाज है, सोसाइटी है, शिक्षा प्राप्त करने का स्थान है। मतलब वहाँ पर आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाएगा। यानी जो शिक्षक होता है वो एक फैसिलिटेटर की तरह वहाँ पर वर्क करता है और बच्चे का सर्वांगीण विकास, जिसमें सर्वांगीण विकास के अंदर आपको पता है क्या क्या चीज़ें आती होंगी, जिसमें है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास। आपका मतलब हर तरीके का विकास उसके अंदर आ जाता है। जैसे कि लैंग्वेज का होता है कि आपका भाषाई विकास होना चाहिए, आपको किस तरीके की लैंग्वेज उस एनवायरनमेंट में पढ़ाई जा रही है, जो आप घर से सीख रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो ये चीज़ें सब कुछ स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर एक बच्चे को पढ़ाया जाता है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर, रायबर्न जो एक लेखक हैं उनके अनुसार, रायबर्न के अनुसार स्कूल एक सहकारी समाज है। मतलब स्कूल जो है वो एक सहकारी समाज है या एक ऐसा समाज जहां सहयोग प्राप्त किया जाए। मतलब इसमें आपस में एक दूसरे के सहयोग से ही सारे कार्य किए जाते हैं। ओटावे के अनुसार, ओटावे एक राइटर है, इनके अनुसार क्या है, स्कूल को एक ऐसा सामाजिक आविष्कार कहा जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा सामाजिक आविष्कार है, कौन, स्कूल, इसको कहा जा सकता है जो बच्चों के विशिष्ट शिक्षण द्वारा समाज की सेवा करता है। मतलब जो बच्चों का जो विशिष्ट शिक्षण होता है उससे समाज की सेवा करता है। तो ये था हमारा कि हमने देखा स्कूल का अर्थ क्या है। इसको आपको किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कम से कम 2 राइटर्स की डेफिनेशन लिखनी होगी। इससे आपका क्वेश्चन और ज़्यादा स्ट्रांग बनता है और आपके कम से कम 1 से 2 नंबर उसमें ऐड हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको हर तरीके से डिफाइन करके लिखते हो।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर संगठन का अर्थ क्या है, यानी जो ये स्कूल एक संगठन है, संगठन का अर्थ क्या होता है। तो मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं, जो उसकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं यानी नीड्स होती हैं, उसकी पूर्ति के लिए विद्यालय, परिवार आदि ढांचे का निर्माण करता है। या तो वो परिवार का निर्माण करता है या विद्यालय का निर्माण करता है। मतलब विद्यालय भी एक प्रकार का परिवार है, तो उसका निर्माण करता है किसके लिए, बच्चों के विकास के लिए। तो ये एक क्या होता है, एक यही ढांचा संगठन कहलाता है। अगर कोई भी आपने विद्यालय का निर्माण किया, वहां पर आप मानवीय और भौतिक दोनों प्रकार की वस्तुओं को वहां पर रख रहे हैं और एम्प्लॉयज जो रख रहे हैं वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, एक संगठन हो जाता है, बन जाता है। तो इसे संगठन कहते हैं। अथवा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए एक साथ कार्यरत होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, किसी भी जो एक उनका उद्देश्य है, कोई भी ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए कार्य करते हैं, तो उसे संगठन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें टीचर्स होते हैं, हेडमास्टर्स होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स भी एक उनका समुदाय अलग होता है, कमेटीज होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मिलकर एक पूरा संगठन बनाती हैं स्कूल का। आगे है इसके अंदर अथवा भौतिक एवं मानवीय। जैसे मैंने आपको बताया कि भौतिक तत्व भी होने चाहिए और मानवीय तत्व भी होने चाहिए। तो भौतिक एवं मानवीय तत्वों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध एवं सुव्यवस्थित करना ही संगठन कहलाता है। मतलब जो भौतिक लेवल पे जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी स्कूल के अंदर, जो एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट्स है, जिन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी उसको लाया जाएगा। और मानवीय तत्व मतलब कोई ऐसा एम्प्लॉय जो उसके लिए काम कर सके। तो इन लोगों को मिला के, इन चीजों को मिला के एक संगठन तैयार होता है सुव्यवस्थित तरीके से। आगे देखेंगे हम विद्यालय संगठन का अर्थ क्या होता है। पहले हमने विद्यालय देखा क्या होता है, फिर देखा संगठन क्या होता है। अब देखेंगे कि विद्यालय संगठन का अर्थ क्या है। तो एक ऐसा ढांचा या संरचना, या तो ये एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा ढांचा है, या एक ऐसा स्ट्रक्चर या संरचना है जिसमें शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक, पर्यवेक्षक, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति विद्यालय के कार्यों को मिलजुल कर चलाते हैं। मतलब इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं, टीचर होते हैं, टीचर एजुकेटर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, एक इंस्ट्रक्टर होते हैं, पर्यवेक्षक यानी पर्यवेक्षण करने वाले जो सुपरवाइजर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अन्य व्यक्ति या नॉन टीचिंग स्टाफ जो कार्यों को मिलजुल कर चलाते हैं। और उपलब्ध भौतिक संसाधन मतलब जो भौतिक संसाधन, जैसे वहाँ पर ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत है, आपको एक पोडियम की ज़रूरत है, आपको बेंचेस की ज़रूरत है, आपको जिन जिन चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत है उन चीज़ों को वहाँ पर कलेक्ट करना स्कूल के संगठन को चलाने के लिए। तो और उपलब्ध भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये हो गए मानवीय संसाधन। तो इनकी समुचित व्यवस्था करके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कराते हैं, विद्यालय संगठन कहा जाता है। तो ये एक विद्यालय संगठन का अर्थ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे देखेंगे इसके अंदर ऑर्थर पी मॉलमैन के अनुसार विद्यालय संगठन क्या है। तो इस राइटर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे विद्यालय संगठन हमारा क्या है, जिसके अंदर है संगठन कार्य करने की मशीन है। मतलब संगठन जो है वो कार्य करने की एक मशीन है जिससे पुर्जों के रूप में व्यक्ति, उपकरण, विचार, प्रत्यय, प्रतीक, नियमों, सिद्धांत स्वतंत्र होकर तथा मिश्रित रूप से कार्य करते हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इनके क्या क्या पुर्जे हैं, व्यक्ति, उपकरण, विचार, प्रत्यय, प्रतीक, नियमों जो प्रतीक नियम होते हैं, सिद्धांत, स्वतंत्र होकर एवं मिश्रित रूप से कार्य करते हैं, ये इसके सारे पुर्जे होते हैं। आगे देखेंगे इसके अंदर विद्यालय की अवधारणा क्या है। विद्यालय की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल। विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। आगे क्या है इसमें, अर्थात विद्या का घर या मंदिर। विद्या प्लस आलय ये एक इसका दो शब्दों से मिलकर इसको जोड़कर बनाया गया है, विद्या का घर या मंदिर। अर्थात वह स्थान जहाँ विद्या या शिक्षा की व्यवस्था होती है, जहाँ पर लोगों को या बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वो एक विद्या का मंदिर है यानी विद्यालय है। अंग्रेजी में विद्यालय के लिए स्कूल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश। आगे देखेंगे इसके अंदर आरंभ में
ग्रीक देश में जो पहले का टाइम था उसमें मतलब प्राचीन काल में आरंभ में ग्रीक देश में ऐसे स्थानों को जहां पर अवकाश के समय विचार विमर्श वाद विवाद होता था, मतलब अवकाश के समय छुट्टी, अवकाश का मीनिंग क्या है, छुट्टी, यानी अवकाश के समय विचार विमर्श किया जाता था, वाद विवाद किया जाता था, ये चीजें होती थी, उन्हें स्कूल कहा जाता था। परंतु बाद में ये स्थान सुनियोजित तरीके से शिक्षा देने लगे, मतलब ये जो स्थान है यहाँ पर विचार विमर्श और वाद विवाद होने के बदले यहाँ पर शिक्षा देना शुरू कर दिया गया और ये स्थान शिक्षा केंद्रों के रूप में परिवर्तित हो गया। मतलब ये एक बोलते हैं जैसे पैराडिग्म शिफ्ट होता है कि प्रतिमान बदल जाता है, तो वही चीज है कि इसमें बदलाव आ गया और वो शिक्षा के रूप में एक तरीके से केंद्र बन गया उसका। आगे देखेंगे नेक्स्ट हम इसके अंदर विद्यालय के शैक्षिक कार्य, जो विद्यालय है उसका शैक्षिक कार्य क्या होता है। विद्यालय का उत्तरदायित्व ये है, विद्यालय जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका उत्तरदायित्व ये है कि वह समाज अथवा राज्य द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करे। मतलब जो हमारा स्कूल है, विद्यालय है, उसका उत्तरदायित्व क्या है कि वो समाज अथवा राज्य, जो सोसाइटी है और जो स्टेट है, उसके द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करे। मतलब पहले किसी चीज का हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हमें वो काम क्यों करना है, उसका उद्देश्य पता होना चाहिए, तभी हम उसके बारे में आगे कुछ कर सकते हैं। बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करें, मतलब बच्चों का जो व्यवहार है उसमें वांछित परिवर्तन करें। इन सब के लिए विद्यालय को अनेक कार्य करने होते हैं। तो कौन कौन से कार्य करने होते हैं ये हम आगे देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा शारीरिक विकास, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास इसके अंदर आ जाएगा। तो फर्स्ट है इसमें शारीरिक विकास, खेल कूद, व्यायाम, एनसीसी, स्काउटिंग आदि। तो मानसिक शारीरिक विकास के अंदर ये चीजें हैं, खेलकूद करने से शारीरिक विकास होता है, व्यायाम करने से शारीरिक विकास होता है, एनसीसी ज्वाइन करने से शारीरिक विकास होता है और स्काउटिंग करने से शारीरिक विकास होता है। सेकंड है इसके अंदर हमारा मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या है, स्वयं करना, स्वयं करके सीखना किसी भी चीज को, मतलब खुद से अगर कोई चीज करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस एक अलग होता है। प्रयोगशाला का प्रयोग करना, यानी जो प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं उनका प्रयोग करना, निरीक्षण करना एक तरीके से, और सामान्यीकरण, निर्णय लेना। तो ये चीजें होती हैं किसके लिए, मानसिक विकास के लिए। थर्ड है इसके अंदर हमारा बालकों का सामाजिक विकास। तो बालकों का सामाजिक विकास इसके अंदर क्या है, बच्चों की समिति गठन, मतलब बच्चों का एक समिति गठन किया जाए जिससे वो आपस में उसका सामाजिक विकास हो सके। आगे क्या है, सरकारों का गठन किया जाए, मतलब सरकारों का गठन किया जाए जिससे बच्चों का सामाजिक विकास हो। इससे बच्चों में सौहार्द, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि की भावना आती है और उनका विकास होता है। नेतृत्व शक्ति विकसित होती है, मतलब इनकी नेतृत्व करने की शक्ति विकसित होती है। संवेग का विकास होता है, मतलब उनके इमोशंस का विकास होता है, इमोशंस का डेवलपमेंट होता है। विश्व के प्रति स्थायी भाव जागृत होता है। और आगे क्या है, राष्ट्रीय एकता तथा अंतरराष्ट्रीय अवबोध का विकास होता है, मतलब राष्ट्रीय एकता एक तरीके से नेशनल लेवल पे जो यूनिटी है एक, उसका विकास होता है। फोर्थ है इसके अंदर हमारा सांस्कृतिक विकास। इसके अंदर क्या है, समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय का स्थान महत्वपूर्ण है। मतलब जो हमारा समाज है या हमारी संस्कृति है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको कंजर्व रखने के लिए क्या होता है, विद्यालयों का स्थान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पर सांस्कृतिक विकास भी बच्चों का होता है। विद्यालय से ही क्या होता है, बच्चों में संस्कृति का संक्रमण होता है, क्योंकि वहां पर अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाएंगे, हमारी संस्कृति से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा, कोई भी विषय जोड़ा जाएगा, तो उससे क्या होगा, बच्चों का सांस्कृतिक विकास होगा। भाषा एवं इतिहास के द्वारा संस्कृतियों का ज्ञान कराया जाता है स्कूल में बच्चों को, जिससे बच्चे संस्कृति के लाभदायक तत्वों को समक्ष पाते हैं और इस विद्यालय के द्वारा संस्कृति का संरक्षण व विकास होता है। तो ये था हमारा सांस्कृतिक विकास। आगे है इसके अंदर नैतिक व चारित्रिक विकास, यानी मॉरल डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या है, विद्यालय में सामाजिक क्रियाओं में, जो विद्यालय की सामाजिक क्रियाएं होती हैं उनमें बच्चे भाग लेते हैं। सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से क्या होता है, जहां संवेगों पर नियंत्रण करना होता है, वहां पर अपने इमोशंस को नियंत्रण करना होता है, नियम का पालन करना होता है, मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस बना दिए गए हैं उनका सही पालन करना होता है, सही बात का समर्थन करना होता है, मतलब अगर कोई ट्रुथ है तो उसका ही समर्थन किया जाए।
प्रातः सभा में प्रार्थना व नैतिक उपदेशों के द्वारा जो बच्चे होते हैं उनका नैतिक व चारित्रिक विकास किया जा सकता है या किया जाता है। आगे है इसके अंदर हमारा 6 पॉइंट, व्यावसायिक विकास, यानी एक ट्रेड के लेवल पे, वोकेशनल लेवल पे उनका डेवलपमेंट करना। आज विश्व में व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जाता है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन जो होती है, उससे बच्चों की स्किल्स डेवलप होती हैं, ताकि वो किसी टेक्निकल या किसी भी अदर व्यवसाय में, ट्रेड में या किसी भी वोकेशन में आगे बढ़ सकें। तो इसमें है, प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने के लिए, राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब हर व्यक्ति इन चीजों के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण आज व्यवसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। मतलब व्यवसाय क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन है या फिर वोकेशनल एजुकेशन है, इस पर बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है आजकल। आगे है इसके अंदर हमारा 7वां पॉइंट, जिसमें है नागरिकता की शिक्षा, यानी जो नागरिकता की शिक्षा है वो किस प्रकार से बच्चों के फ्यूचर के लिए काम आती है। इसमें क्या है, आज राज्य का कार्य शिक्षा की व्यवस्था करना है। जो आज अब स्टेट का जो कार्य है वो क्या है, शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी एजुकेशन की व्यवस्था करना, उसको फैसिलिटेट करना। इसीलिए ये स्वाभाविक है, मतलब ये स्वाभाविक है कि विद्यालय राजतंत्र और नागरिकता की व्यवस्था करे। जो विद्यालय है वो राजतंत्र और नागरिकता की व्यवस्था करे। भारत में लोकतंत्र है, भारत में क्या है, डेमोक्रेसी है, इसीलिए लोकतंत्र की शिक्षा दी जाए। मतलब बच्चों को फ्रीडम दी जाए, शिक्षा के अंदर भी बच्चों को फ्रीडम दी जाए। लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, मतलब इसके प्रिंसिपल्स क्या है, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा प्रदान की जाए। प्रेम, सहानुभूति, सहयोग का भाव रखा जाता है इसके अंदर, और अपने अपने धर्म मानने की छूट। आगे क्या है, कर्तव्यों का ज्ञान आदि पढ़ाया जाता है। तो ये चीजें हैं जिसमें है नागरिकता की सुरक्षा, नागरिकता की शिक्षा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा 8वां पॉइंट, जिसके अंदर है राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, जो एम्स हैं, उनकी प्राप्ति कैसे होती है। जो टारगेट्स एक तय होते हैं नेशनल लेवल पे, उसकी कैसे प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के अनेक साधन हैं, जैसे प्रेस, जनसंचार आदि, यानी प्रेस के लेवल पे या जनसंचार के लेवल पे हम राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इनमें विद्यालय सर्वोत्तम साधन है। विद्यालय जो है एक सर्वोत्तम साधन है। राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, यानी जो राष्ट्रीय एकता है उसका विकास करने के लिए क्या किया जाता है, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहां पर सब सहसम्मिलित होकर कार्य करते हैं और उन प्रोग्रामों में भाग लेते हैं जो विभिन्न समस्याओं से संबंधित होते हैं, जैसे पर्यावरण, जनसंख्या, विज्ञान एवं तकनीकी आदि से संबंधित कार्यक्रम होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है इसमें हमारा नाइन्थ पॉइंट क्या है, आध्यात्मिक विकास। इसके अंदर बच्चों का कैसे आध्यात्मिक विकास होता है। इस क्षेत्र में धार्मिक संस्थाओं और संघ अधिक कार्य करते हैं। जो धार्मिक संस्थाएं हैं और जो संघ होते हैं वो अधिक कार्य करते हैं। इसके अंदर प्राचीन काल एवं मध्यकाल में विद्यालय का मुख्य कार्य ही था धार्मिक शिक्षा देना। मतलब प्राचीन काल में क्या होता था, हर धर्म के हिसाब से अलग अलग तरीके से मंदिरों में या मदरसों में अलग अलग धर्म के हिसाब से शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, धर्म के हिसाब से शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजी काल में किसी न किसी रूप से धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। और आगे क्या है, स्वतंत्रता के बाद क्या होता था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा के बाद विद्यालयों में किसी धर्म की शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि अलग अलग धर्मों के हिसाब से कोई शिक्षा ना दी जाए बच्चों को। सभी धर्म एक समान है, यही शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। आगे है, आज नैतिक व चारित्रिक विकास के लिए पुनः इस बात पर विचार किया गया, अतः आवश्यक है कि बालकों को सभी धर्मों के मुख्य सिद्धांतों से अवगत कराया जाए और उन्हें उच्च आदर्शों की शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये चीज थी कि बच्चों को आध्यात्मिक लेवल पे शिक्षा दी जाए, लेकिन उनको किसी भी धर्म के हिसाब से शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। हर धर्म एक समान है, सभी धर्मों के बच्चे एक ही साथ पढ़ते हैं स्कूल में और उनको एक ही प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। लास्ट फ्रेंड्स हम देखेंगे अपना इसके अंदर निष्कर्ष, यानी हमारा कंक्लूजन क्या है इस टॉपिक का, जिसके अंदर है स्पष्ट है कि विद्यालय का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जो विद्यालय का कार्य है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालकों का समाजीकरण करना, सभी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के समायोजन करना,
प्रत्येक समाज के उद्देश्य की प्राप्ति करना। आगे है प्रमुख शिक्षा के लिए, जो शिक्षा है उसके लिए या उन उद्देश्यों के लिए शिक्षा हासिल करना, क्योंकि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन है। मतलब जो शिक्षा है वो ही सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन है। अतः बालक के सर्वांगीण विकास, जैसा कि ये जो हमने सारे विकास पढ़े अभी, ये सारे सर्वांगीण विकास के अंदर आ जाते हैं कि हर तरीके से किसी बच्चे का विकास हो। सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय महत्वपूर्ण और आवश्यक है, क्योंकि हर चीजें घर में पेरेंट्स से या समाज से हम नहीं सीख सकते, वो एक इनडायरेक्ट नॉलेज होती है। लेकिन जो विद्यालय होता है वहां पर एक डायरेक्ट नॉलेज दी जाती है, वहां पर एक पर्टिकुलर करिकुलम डिजाइन किया जाता है, हमारा एक सिलेबस बनाया जाता है, और हमारे लिए जो टीचर्स होते हैं वो हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं, या फिर अगर एक ही टीचर है तो भी वो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें ज्ञान प्रदान करेगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस करिकुलम के अकॉर्डिंग वो हमें पढ़ाएगा। तो आगे है इसके अंदर लास्ट, और इनके कार्य ही बालक के विकास के लिए आवश्यक है, यानी जो इनके कार्य हैं वो बालक के विकास के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने हमारा ये टॉपिक क्लियर किया, जिसमें है स्कूल एक संगठन के रूप में, जो विद्यालय होता है वो एक संगठन के रूप में किस तरह कार्य करता है, और एक संगठन उसे क्यों माना जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें इन योर एजुकेशनल ग्रुप। थैंक यू सो मच।